नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। बच्चों, आज आप अपने पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के संदर्भ में, यानी कि राजस्थान में क्या कुछ घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में अपने जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेज भारत में आए उपनिवेशवादी नीतियों को लेकर, लेकिन दिखाया उन्होंने प्रारंभ में अपनी व्यापार को कि व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं। लेकिन कब तक पता लगेगा, धीरे धीरे उनका रंग सामने आने लगा। रंग सामने तब आया कि जब डलहौजी ने अपने नीतियों को आगे दिखाने की चेष्टा रखी है, कोशिश करी है, उसने दिखा दी। जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण थी गोद निषेध नीति, यानी कि कोई भी राजा किसी को अपना दत्तक पुत्र नहीं बना सकता। बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन उसको उसके पुत्र के अधिकार नहीं मिलेंगे। तात्पर्य कि वो उसके राज्य का मालिक नहीं बन पाएगा। मालिक कौन होगा? ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों, इसमें सिर्फ राजा ही नाराज नहीं हुए, बहुत सारे जागीरदार और लोग नाराज हो गए, क्योंकि उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। किसान वर्ग भी नाराज था, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स थे। टैक्स कैसे थे कि इससे पहले तो बच्चों, अगर फसलें खराब हो जाती तो राजा या जागीरदार उनके टैक्स को माफ कर देते थे। लेकिन अंग्रेजों को तो वेतन चाहिए, अंग्रेजों को तो पैसे से मतलब है, तो सिर्फ वही काम होने लगे। इसी से भारत के लोगों में, या कहें कि खास तौर से अगर अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें, तो राजस्थान के लोगों में काफी असंतोष की भावना पनपने लगी थी। तो बच्चों, अपन इसके बाद अपने बात करेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर 1857 की क्रांति को तो अपने पढ़ा ही था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसको भारत के एक सूबे राजस्थान के स्तर पर। राजपूताना इस क्षेत्र को कहा जाता था, लेकिन राजपूताना यहाँ पर राजपूतों के वर्चस्व होने के कारण इसको बोला जाता था। अगर अपने बात करें कि राजस्थान में जो जन जागृति थी, जो अवेयरनेस थी, के कारण क्या थे? तो बच्चों, सबसे पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने स्वदेशीता को अपनाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1865 ईस्वी में करौली और फिर जयपुर अजमेर वो आए थे। उन्होंने यहाँ पर 1888 से 1890 तक आर्य समाज की बहुत सारी शाखाएं खोली, और वैदिक मंत्रालय नाम से एक प्रेस, यानी कि एक छापाखाना भी बनाया था। 1883 में स्वामी जी उदयपुर आए थे और परोपकारिणी सभा को बनाया था। इसके बाद बच्चों, जो उस समय में साहित्य लिखा गया या समाचार लिखा गया, उसके भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने वहां के लोगों को उस समय की सरकारों के बारे में बताया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके सभी पहलुओं के साथ अवगत करवाया। जैसे कि 1885 का राजपूताना गजट, 1889 का राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी 1920 में पथिक जी ने शुरू किया था। इसके अलावा राजस्थान संघ ने नवीन राजस्थान नाम का अखबार निकाला। उन्होंने किसानों की आवाजों को उजागर किया। 1943 को नवज्योति, 39 को नवजीवन, 1945 में जयपुर समाचार, और 1943 में लोकवाणी। इस तरह के बहुत सारे समाचार थे जिसने राजस्थान में जन जागृति की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में और उस समय की समसामयिक परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाया। मध्यम वर्ग था जो, उसकी भी भूमिका थी। उस समय में बहुत सारे वकील, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे पत्रकार पैदा हुए जिन्होंने जन जागृति का काम किया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से सैनिक थे, राजस्थान के भी थे, विश्व युद्ध में भाग लिया। उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया जहां अंग्रेज कमजोर थे। उन्होंने विश्व भर की परिस्थितियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, उनकी जो इतिहास है उनके बारे में भारतीयों को बताया और जन जागृति का काम किया। बाह्य वातावरण था, जैसे जो बहुत सारे लोग थे वो नेताओं से मिले, ठीक है ना। उस समय में जो माहौल चल रहा था देश में, एक स्वतंत्रता प्रेमी होने के नाते या एक स्वतंत्रता संग्राम का, वो भी राजस्थान में जन जागृति का काम कर रहा था। अब अपने बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में कैसा वातावरण था। तो बच्चों, बहुत सारे लेखक थे, राष्ट्रवादी लेखक थे, उन्होंने बहुत सारे साहित्यकार थे, समाचार पत्र थे, जिन्होंने देश के हित में बातें की। सूर्यमल मिश्रण की जो कुछ कविताएं थी,
वीर सतई, इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना झलक रही थी। और तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, इस तरह के पत्र थे, इस तरह के समाचार पत्र थे जिन्होंने राजस्थान में अंग्रेजों की बुरी नीतियों के बारे में अवगत करवाया। सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, साधुलाल सीताराम, असंख्य ऐसे लोग थे जिन्होंने राजस्थान की सक्रिय आंदोलन में सक्रिय भूमिकाएं निभाई थी, चाहे वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हो, चाहे वो कॉलम के रूप में हो। 1857 के जो संग्राम में राजस्थान की जनता ने भी सैनिकों के साथ बेहतरीन सहयोग किया था और इस नव आंदोलन को चलाने में अपनी भूमिका अदा की थी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 से लेकर अगर 1947 तक के कालखंड पर विचार करें तो ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरा था, जैसे कि क्रांति, उसके बाद किसान आंदोलन, फिर समाज सुधार और फिर प्रजामंडल और उसके बाद पूर्ण आजादी। अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए तो उस समय के समसामयिक परिस्थितियों के बारे में अपने जानने की कोशिश करें तो उस समय में बच्चों पूरे भारत का गवर्नर जनरल था उस समय केनिन, अपने को मालूम है। उसके बाद बच्चों जो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था, जो राजस्थान का जो एरिया था जिसे राजपूताना कहते थे, ठीक है ना, आज के एरिया है लगभग उतना ही एरिया था, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ओके बच्चों, इसके अलावा जो रियासतें थी वहां पर भी इनके रेजिडेंट स्थापित थे और वहां पर भी बड़े बड़े मेजर कर्नल रैंक के कुछ अधिकारी थे, जैसे कि उदयपुर में कैप्टन शॉवर्स, जयपुर में कैप्टन विलियम ईडन, जोधपुर में कैप्टन मैकमोसन और कोटा में कैप्टन बर्टन उस समय में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रहे थे। नीमच की अगर बात करें तो नीमच की छावनी, बच्चों वैसे तो नीमच मध्य प्रदेश में है, लेकिन नीमच की छावनी मेवाड़ की जो रेजिडेंट था उसी के अंदर आ रही थी, ठीक है ना। अब इस सभी में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का इसके तहत संघर्ष होना लगभग तय माना जा रहा था। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे नसीराबाद की छावनी की। नसीराबाद जो कि आज के अजमेर में स्थित है। 28 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर पैदल सेना जो थी तैनात थी। शाम के 4 बजे यहाँ पर विद्रोह हो गया, निशस्त्र करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारत की सेनाओं को, लेकिन उनके विचार, उनके इरादे फलीभूत नहीं हो पाए, बल्कि इससे जो भारतीय सेना थी वो भड़क गई। कुछ अन्य कारण ये भी थे कि जैसे उनके आटे में गऊ मांस मिला हुआ था, या उनकी जो बंदूकें थी इनफील्ड राइफल, अपने बात की थी ना, उसका जो कारतूस थे उसका ढक्कन, उसको वो चिकना करने के लिए गऊ मांस लगाया गया था, जो कि हिंदुओं के भावनाओं के अनुकूल नहीं था, उनको भड़काने वाला था। इसके कारण ये सब कुछ होने वाला था। इसमें गोलियां चली, यूरोप विद्रोह हुआ, हर जगह ये विरोध फैल गया और इन्होंने यूरोपीय लोगों को मारा पीटा और छावनी पर अधिकार कर लिया, गोले बारूद पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट माल्टर और लेफ्टिनेंट हीथकोट, इन लोगों ने मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर इन क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए, सफलता नहीं मिले। कुछ वहां के जो ग्रामीण थे, लोकल लोग थे, उन्होंने इनकी काफी सहायता की थी। 12 जून 1857 के साल में डीसा और यूरोप की सेनाएं वहां पर आई, नसीराबाद पहुंची और 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल की जो टुकड़ी थी उसको नीमच भेजा गया। इस तरह से कुछ तरह से यहाँ पर अधिकार किया गया। 12वीं मुंबई की इन्फेंट्री जो थी उसमें भी काफी जोश था क्रांति को लेकर, उसको भी निशस्त्र किया गया था। देखिए, किसी के शस्त्र लेने, इसका मतलब क्या है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे। अब भरोसा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं क्रांति की भावना उमड़ेगी ही, क्योंकि हम भारतीय लोग एक तो अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं आपसे वेतन लेकर, अब आप भी हम पर भरोसा नहीं कर रहे तो क्रांति अवश्य संभावी होने लग गई। अब इसके बाद इस क्रांति को दबा दिया गया। फिर आई नीमच की क्रांति। नीमच आज का मध्य प्रदेश में जिला है। कुछ नीमच में भी क्रांति की गई 3 जून 1857 के साल में, और इसकी प्रेरणा स्रोत था नसीराबाद।
तो बच्चों यहाँ पर भी क्रांति शुरू हो गई थी। 2 जून को कर्नल अबोट और हिंदू मुस्लिम सेनापतियों के बीच उनको शपथ दिलाई गई कि वो कभी अपने पथ से भ्रमित नहीं होंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने बाइबल की शपथ ली, मुस्लिम सिपाहियों को कुरान की शपथ दिलाई गई उनका भरोसा जीतने के लिए। लेकिन जैसे ही पता लगा कि क्रांति हो चुकी है नसीराबाद में, तो नीमच के लोग इससे पीछे नहीं हटे। शाम को 11 बजे का कुछ समय रहा होगा और वहां पर भी विप्लव हो गया। पूरी की पूरी छावनी को घेर लिया गया, आग लगा दी गई, रेजिडेंटों को भी घेर लिया गया, ब्रिगेडियर मेजर के बंगले तक को आग लगा दी गई और क्रांतिकारियों ने जो थे उन्होंने गोलियां चलाने से भी मना कर दिया ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश के बावजूद। यानी कि अपने अधिकारियों की आदेशों का सरासर मानने को उन्होंने मना कर दिया। तो स्त्रियों की भी मौत हो गई, इस प्रकार की बातें हैं। बच्चों को भी अग्नि भेंट किया गया और माना जाता है कि उस समय में ब्रिटिश स्त्री पुरुष और बच्चे मिलाकर कुछ 40 लोग थे जो उस छावनी में तैनात थे। ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, जो वो भी वहां से चले गए लुक छिप कर मेवाड़ में, यानी कि उदयपुर में जाकर उन्होंने शरण ली। ठीक है ना, वहां के राजा ने उनको शरण दी। 5 जून को क्रांतिकारी आगरा होते हुए दिल्ली चले गए और यहाँ पर कैदियों को, बंद कैदी थे, उनको मुक्ति दिलाई गई। 1,26,900 रुपए के करीब की धनराशि को उनके द्वारा लूट लिया गया। इसके बाद बच्चों और भी छावनी को खाली करवाया गया। 60 व्यक्ति जो थे देवली छावनी के, देवली जो आज के टोंक में है, वहां पर भी इन्होंने मदद की। बात एक ही थी, बात थी दिल्ली चलो। अब दिल्ली में क्या रखा है, नेतृत्व नहीं है, दमन करने में आसानी रही। अंग्रेजों के पास बेहतरीन नेतृत्व, बेहतरीन संसाधन है, अतः वो आसानी से भारतीय लोगों का दमन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आसपास के क्षेत्र जो थे वहां पर भी विस्फोट हुए, मालवा, साहू, जुलूम्बर, हर जगह पर क्रांति देखने को मिली। लेकिन लास्ट में क्रांति को दबा दिया गया कर्नल जैक्सन की सहायता के द्वारा। यूरोपीय सैनिक भी बहुत सारे घायल हुए थे। अब इसके बाद अपने बात करेंगे आउवा। आउवा जो कि पाली में स्थित है। आउवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह। क्या बच्चों, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह क्रांतिकारियों से समर्थन रखते थे, इसलिए उनका भरपूर सहयोग किया। इस आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की जोधपुर के महाराजा, यानी कि मारवाड़ के महाराजा जिनके ये यहाँ पर ठाकुर थे, उनसे बनती नहीं थी, इसलिए बिल्कुल अवश्य संभावित था कि ये उनका प्रतिकार करेंगे। जो उस समय के अंग्रेजी समय में जो राजपूत थे या जो रियासतें थी, वहां के राजा अंग्रेजों के हितैषी थे, इसलिए बिल्कुल उनके खिलाफ तो ये थे ही। अब देखिए भी 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी पर में भी ये क्रांति हो गई। एरनपुरा जो कि पाली में स्थित है, 21 अगस्त 1857। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी यहाँ क्रांति हो गई। इसके बाद बच्चों लेफ्टिनेंट कारामोली क्रांतियों के साथ चलने के लिए वादा किया गया इनको। ठीक है ना, भील सैनिक जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी कि क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही अनुकूल अवसर बन रहे थे। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का सहयोग दिया और इस क्रांति को आगे बढ़ाया। अनार सिंह जो थे जोधपुर के किलेदार, उनके विश्वास पत्र इस युद्ध में काम आए। यहाँ तक कि कैप्टन हीथकोट जो थे, जो कि राजस्थान के ब्रिटेन के एजेंट गवर्नर लॉरेंस को भेज रहा था, उनको भी बड़ी ही मुश्किल से बचाया जा सका था। एक बार स्वयं जो लॉरेंस थे, जनरल लॉरेंस, जो उस समय भारत के जनरल थे, जनरल लॉरेंस, वो भी इस क्रांति को दबाने के लिए अपनी सेना के साथ आए थे। लेकिन भाई क्रांतिकारी किसकी मानने वाले थे, क्रांतिकारियों ने इनका भी दमन कर दिया था। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि एजेंट मैकमॉक्सन थे जो ब्रिटिश के थे उस समय, उनको इन्होंने मार डाला। सिर्फ मारा नहीं, उनके गले को काटकर उनको भाले पर उनका सिर रखकर उनको उस किले के बाहर लटका दिया गया। यानी कि काफी माहौल गंभीर बन गया था। आउवा के किले पर उनकी सिर को लटका दिया गया। इसको देखकर डरकर जो लॉरेंस था वो भी पीछे हट गया और एक गांव में जाकर उन्होंने शरण ली। लॉरेंस उस समय के जो गवर्नर जनरल थे। बच्चों इसके बाद
मोहम्मद बख्श जो हिंदू सिपाही थे वो मेवाड़ के जनता से अपील की कि जितना हो सके सहायता करो। 9 अक्टूबर 1857 को ठाकुर शोभनाथ, पुलियानाथ इन सभी ने मिलकर भी क्रांतियां शुरू की और खुशहाल सिंह का इसमें बेहतरीन साथ दिया। जनवरी 1858 को ब्रिटिश की जो मुंबई की छावनी थी वो वहां पर आहुआ में आई, क्रांति का दमन किया गया। दमन करने के बाद में ढूंढा गया कि किसी तरह खुशहाल सिंह जिसने इस पूरी क्रांति को आग लगाई है वो मिल जाए और उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया जाए। जनवरी 19 को कर्नल हेमसल ने आहुआ के ठिकाने पर हमला किया, घेर लिया गया। खुशहाल सिंह के घरों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया लेकिन वो मिला नहीं। अंत में उसने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया, उस पर एक आयोग बिठाया गया, अंत में उसको बेकसूर साबित कर दिया गया। आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह जिसने इस क्रांति में इतना बड़ा रोल अदा किया वो बच निकला। अब इसके बाद कोटा। कोटा कोटा में बच्चों जो क्रांति थी वो वहां पर किसी छावनी ने नहीं की थी, वो क्रांति की थी वहां के आम लोगों ने, क्योंकि उस समय आम लोग भी काफी तृप्त थे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से। तो बच्चों 5 अक्टूबर को मेजर बटन अपने 2 पुत्रों के साथ नीमच से कोटा की ओर रवाना हुआ। कोटा जहां पर महाराव थे जिनको संरक्षण देना था मेजर बटन को, लेकिन मेजर बटन को संरक्षण देते उससे पहले शायद कुछ विश्वासघात या कुछ उदासीन नीति महाराव की, जिसके कारण मेजर बटन उसके 2 पुत्रों को मार दिया गया, साथ में एक अंग्रेजी डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई। अब इसके बाद ब्रिटेन में उनके विरुद्ध 15 अक्टूबर को मुकदमा चलाया गया। देखिए इसमें महाराजा को इनोसेंट बताया गया क्योंकि उनका इसमें दोष ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। इसमें इस समय में जयनाथ माथुर, मेहराब खां इनकी बहुत भूमिका थी कोटा के इस आंदोलन में। एजेंट टू गवर्नर जनरल ने महाराव पर 15 लाख रुपए जुर्माना लगाने की सिफारिश भी अंग्रेजी सरकार से की, लेकिन वो थे बिल्कुल इनोसेंट। उनकी भूमिका हालांकि कुछ गंभीर मानी जा रही थी, उनकी भूमिका को शंकित अंदाज से देखा जा रहा था, लेकिन खैर उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद 1858 में मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 1500 सैनिकों की टुकड़ी आई और उनको दमन किया गया। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे कि किस तरह से जो क्रांति थी उसमें मेवाड़ के ठिकानों का अप्रत्यक्ष सहयोग था। वहां के आम लोगों ने, वहां के जिम्मेदारों ने, वहां के कृषक वर्ग ने और स्थानीय ग्रामीणों ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया, क्योंकि आम लोग भी अंग्रेजों की नीतियों के कारण, उनके बढ़े हुए टैक्स के कारण, उनकी गलत पॉलिसीज के कारण उनके विरोधी हो चुके थे और इस अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। इसके बाद बच्चों अन्य राज्य जैसे जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी अंग्रेजी भावनाएं विद्यमान थी। भरतपुर की सेना, गुर्जर और मेव की जनता ने भी खुलकर इसका विरोध किया था। जयपुर की जनता ने रास्ते से गुजराती सेना को अपमानित किया, अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्यक्त की। कैप्टन शावर्स को खड़े करके उसको गालियां निकाली गई। अपना भड़ास अच्छी तरह से स्थानीय लोगों ने निकाल ली। अब बात करेंगे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो उस समय में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो राजस्थान में आए थे, ठीक है ना। आपने पहले पढ़ा था तांत्या टोपे के बारे में, दादा भाई नेहरू, नाना साहब और झांसी की रानी, इनके साथ ये इन्होंने मिलकर क्रांतियां की थी। तो बच्चों 1857 के साल में तांत्या टोपे राजस्थान में आए। जागीरदार जो थे उस समय के, उन्होंने इनको काफी मदद की। यहाँ के राजस्थान के जो सामान्य लोग थे उन्होंने भी तांत्या टोपे की काफी मदद की। ग्वालियर में असफलता के बाद ये हाड़ौती होते हुए जयपुर में बैठे। लालसोट, टोंक आए। ब्रिगेडियर होम्स उनका पीछा कर रहे थे, उनके साथ युद्ध हुआ, लेकिन तांत्या टोपे इस युद्ध को जीत नहीं पाए, संसाधनों की कमी बेशक। उसके बाद 9 अगस्त 1858 को 5 दिन तक बनास नदी में फिर से युद्ध हुआ। तांत्या टोपे फिर से हार गए। बार बार हारते हुए वो पहुंच गए झालरापाटन, और वहां पर पहुंचने के बाद जनता ने सहयोग दिया। सितंबर में उनको अंग्रेजों ने 2 बार फिर हरा दिया। बार बार हार का सामना करने के बावजूद हतोत्साहित नहीं हुए, सीकर गए, वहां पर भी हरा दिया गया। नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों तांत्या टोपे को पकड़वा दिया। अप्रैल 1859 में तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई। अब
क्रांतिकारी थे, इतने क्रांतिकारी, राजस्थान के स्तर पर भी इतने क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई राजस्थान की क्रांति में। इसमें अगर पहला नाम लें तो वो थे विजय सिंह पथिक। तो इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व करने वाले रास बिहारी बोस के अनुयायी और प्रारंभिक नाम भूप सिंह। बच्चों, क्रांति की सफलता के कारण पकड़े गए लोग थे जो, उनमें ये एक थे, टोडगढ़ में रहे, हर जगह पर रहे, जेल में बंद रहे, छूटने के बाद चित्तौड़ के औचरी गांव में बस गए। किसानों की समस्याओं के लिए इन्होंने एक अखबार निकाला, प्रताप अखबार, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार हुआ। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसको बाद में अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बागडोर इन्होंने संभाली किसानों के आग्रह पर 1922-23 के साल, जब इन्होंने इस तरह के फैसले लिए। बेगू में भी गए थे, वहां पर भी बागडोर संभाली। कारावास कर दिया गया इनको 3 साल का, क्योंकि इन्होंने कृषकों का साथ दिया था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया था। इसके बाद बच्चों, जब ये जेल से बाहर आए 1927 में, तो उन्होंने फिर से किसानों के लिए अपनी आवाजों को बुलंद करना शुरू कर पाया था। इन्होंने किसानों को भूमि छोड़ने के लिए कहा, लेकिन 3 साल जेल में रहने के बाद बाहर की राजनीतिक परिस्थितियों को भांप नहीं पाए। किसानों की जमीनें सरकार ने हड़प ली, उनको सील कर दिया, उनको कुर्क कर लिया। बच्चों, इससे किसानों का मनोबल टूट गया। फिर ये आंदोलन भारतीय स्तर पर ट्रांसफर हो गया। पंडित अर्जुन लाल सेठी की अगर बात करें तो 1800 में जन्मे, सन 1880 में जन्मे जयपुर के अर्जुन लाल सेठी। शुरुआत में चोमू में काम करते थे, लेकिन सरकारी सेवा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया देश भावना, देश प्रेम की भावना के कारण। इसके बाद बच्चों 1906 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की और जैन वर्धमान पाठशाला भी इन्होंने बनाई। 1907 में अजमेर शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलनों में ये बिल्कुल कूद पड़े थे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 के साल में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लिया। धीरे धीरे जो वर्धमान इनके द्वारा बनाए गए केंद्र थे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जुलूस पर 12 दिसंबर 1912 को जिसने बम फेंका था, वो थे अर्जुन लाल सेठी। काफी दिलदार, काफी बहादुर ये थे। 1913 के आरा हत्याकांड में भी इनका नाम आया था, और भी बहुत सारे नाम थे। उस समय के जो एजीजी सी आर्मस्ट्रॉन्ग 1914 में उन्होंने जयपुर को सावधान किया अर्जुन लाल की गतिविधियों के कारण। क्रांतिकारी थे, अंग्रेजी सरकार से लोहा ले रहे थे। इसके बाद बच्चों सेठी जी की स्वामी भक्ति, उनका कुशल ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण जयपुर राजा ने इनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया। तो इन्होंने एक बात कही कि अगर अर्जुन लाल सेठी प्रधानमंत्री बनेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। देश प्रेम का जज्बा प्रधानमंत्री पद को हाथ मार दी। बेहतरीन। अब इनका कद का अंदाजा उस हिसाब से लगाइए कि जब गांधी जी राजस्थान में आए थे, तो वो खुद इनके घर पर गए थे इनसे मिलने के लिए। देख लीजिए, गांधी जी उस समय के इतने बड़े नेता, आज भी विश्व भर में उनको याद किया जाता है उनके मूल्यों के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए, और उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और उनकी नीतियों के लिए। वो माफ कीजिए, जो अर्जुन लाल सेठी जी के घर पर गए उनसे मिलने के लिए। कितना व्यक्तित्व रहा होगा, कितना बड़ा कद रहा होगा उनका। सागरमल गोपा जो थे वो मुख्यतः जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। 1940 में उन्होंने गुंडा राज नाम की एक लेख छपवाए थे एक पत्रिका में, लेकिन ये उस सरकारों को पसंद नहीं आया। तो इनको 6 साल की सजा दे दी गई। 6 साल का कठोर कारावास, अमानवीय व्यवहार किया गया इनके साथ, और उसके बारे में इन्होंने जय नारायण व्यास को पत्र लिखकर बताया। इतना बुरा व्यवहार किया गया कि इन्होंने फाइनली अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर अपनी आत्महत्या कर ली। दामोदर दास सेठी का नाम 1882 से 1918 तक जीवित रहने वाले
उद्योगपति थे और अरविंद घोष के संपर्क में आए, काफी सहयोग किया क्रांतिकारियों का इन्होंने। स्वामी गोपाल दास बीकानेर के क्षेत्र के थे और हितकारिणी सभा की स्थापना की। बीकानेर के महाराजा जब इंग्लैंड गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उनकी निंदा की, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ गजट में बातें लिखी, जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया, इनको यातनाएं दी गई। केसरी सिंह बारट की अगर बात करें तो 21 नवंबर 1872 को जन्मे थे और इसके बाद इन्होंने विदेशी दासता का काफी विरोध किया था। इन्होंने श्याम प्रसाद वर्मा को 1893 में मेवाड़ आने का निमंत्रण भेजा, इस फैसले के कारण अंग्रेज काफी दुखी हुए। दुखी होना कहना था कि उनको ये फैसला इनका सहन नहीं हुआ, तो इन्होंने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट से कहकर उनको नौकरी से निकाल दिया। 1900 सन में कोटा के महाराज पर वो कोटा आ गए उनके कहने पर, और 1902 में से लेकर 1907 तक सुपरिंटेंडेंट एंथियोग्राफी में उन्होंने काम भी किया। इसके बाद बच्चों जो अर्जुन लाल सेठी के निरंतर संपर्क में भी रहे थे। 1903 के साल में महाराजा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे, तो इन्होंने चेतावनी राग चुंगटिया लिखा, चेतावनी राग चुंगटिया, जिसमें चेतावनी दी गई इनको दिल्ली जाने से रोकने के लिए। उनका स्वाभिमान जागृत हुआ और रास्ते में से हुई वापस आ गए। ऐसे थे बारट। 1920 में बारट जब जेल से छूटे तो उन्होंने एजीजी से पत्र लिखा। 1929 के बाद बारट जी अहिंसात्मक हो गए। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में आमंत्रित किए गए। 1941 के साल में उनका देहांत हो गया। इस तरह के थे हमारे बारट जी। प्रताप सिंह बारट अपने पिता के समान क्रांतिकारी गतिविधियों से भरे हुए प्रताप सिंह बारट का नाम भी राजस्थान में लिया जाता है। अपने पिता की तरह वो भी शहीद हुए थे। अर्जुन लाल सेठी से शिक्षा ग्रहण की, व्यवहारिक शिक्षा मास्टर अमीर चंद जी से ग्रहण की। छावनियां जो थी उस समय की, वहां के जो सैनिक थे उनका इन्होंने भरपूर सहयोग किया। 1914-15 में बनारस में एक षड्यंत्र के आरोप में इनको जेल में डाल दिया गया, यंत्रणाएं दी गई, कई प्रलोभन दिए गए इनको, फिर भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और 24 मई 1918 को जेल में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु की सूचना कई सालों बाद इनके परिवार को मिली। देखिए बच्चों, जोरावर सिंह बारट होर्डिंग्स पर बम फेंकने वाले थे, हत्याकांड किया इन्होंने मालवा के जंगलों में। राव गोपाल सिंह खरवा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, भारत सभा के संस्थापक, वीर भारत सभा के संस्थापक, और जगीर खरवा जो थी उस पर राज करने वाले, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के कारण वो जागीर भी इनसे छीन ली गई। अगर अपने बात करें कि 1857 का ये स्वतंत्रता संग्राम था, इसके असफल होने के पीछे क्या मुख्य कारण थे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जो थी, उनके पुत्रों को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, क्योंकि जो सम्राट थे, बादशाह थे, उन्हीं को पूरी क्रांति का नेतृत्व माना गया था, लीडर माना गया था। अगर वही नहीं रहे, उन्हीं को रंगून भेज दिया गया, जहां पर बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरी की पूरी इस जो सिस्टम चल रहा है इसको संभालेगा कौन। दूसरा बात, जो ब्रिटिश इतना विरोध था उसके कारण भी ये कुछ ना हो पाया। और सबसे खास बात यही थी कि नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि हर जगह पर नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। जहां पर जिसने क्रांति करती, एक सेना को भी नेतृत्व करने वाला, एक गुट को भी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो कैसे इस पूरे के पूरे आंदोलन को चलाया जाता, क्या रणनीति अपनाई जाती, कैसे रणनीति अपनाई जाती, इसका बड़ा अभाव रहा। दूसरा था समन्वय का अभाव। समन्वय का अभाव यानी कि क्रांति को शुरू होना था 31 मई को, लेकिन शुरू हो गई 10 मई 1857 को। पहले क्रांति शुरू हो गई कहीं पर, बाद में कहीं पर किस तारीख को, आपस में उनका कोई सूचना तंत्र नहीं था, समन्वय का अभाव था। अगर पूरे देश में, पूरे राज्य में एक साथ क्रांति होती तो उस क्रांति को दबाना बहुत मुश्किल या शायद असंभव होता। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में क्रांति हुई। एक जगह पर जब क्रांति होती, बाकी शेष जगह शांत होती, तो बाकी सेना यहाँ की उस क्रांति को दबा देती थी। हर जगह ऐसा हुआ। अगर क्रांति एक साथ शुरू होती, एक साथ समन्वय से शुरू होती, एक अच्छी पॉलिसी के तहत, एक अच्छी नीति के तहत शुरू होती, तो शायद क्रांति को नहीं दबाया जा सकता था। दूसरी बात, शासक थे जो उस समय के जो राजा थे,
उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ना कि उस क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्रांतिकारी जो मजदूरों के, गरीब किसानों के और आम जन के, जमींदारों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनके शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका सहयोग नहीं किया हमारे राजाओं ने, बल्कि ब्रिटेन के राजाओं का, ब्रिटेन के पॉलिटिकल एजेंटों का और ब्रिटेन की सरकार का सहयोग किया हमारे राजाओं ने। इसके कारण ये क्रांति असफल रही। और स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की अगर बात करें तो देशी राज्यों के साथ जो नीतियां थी, परिणामों की बात करें कि जो देशी राज्यों के साथ सरकारों की उस समय की नीतियां थी, उसमें काफी बदलाव आया। सरकारें जो इससे पहले देशी राजाओं को घृणित दृष्टि से देखती थी, उनके अधिकार छीन रही थी, उनके साथ इनके संबंध मधुर हुए, क्योंकि उन राजाओं ने इनकी बहुत मदद की थी। गोद निषेध की प्रथा जो थी, इससे पहले कि राजा किसी बच्चे को दत्तक लेकर, उसको गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, उसको खत्म कर दी। उनके साथ अधिक पोलाइट व्यवहार किया गया और उनके कुछ अधिक अधिकार दिए गए। इसके अलावा उनको बेहतरीन उपाधियां भी दी गई। सामंतवादी शक्ति थी, उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इनको पता लग गया था कि जो सामंत है वो कभी ना कभी तो हमारे दुश्मन बन सकते हैं। उनको खत्म करने के लिए इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नौकरशाही में परिवर्तन किया गया। इससे पहले जो नौकर थे, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे थे, वो थे सामंत। सामंतों ने इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्होंने सामंतों का दमन किया। उनकी जगह अंग्रेजी अफसरों को या कुछ सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अफसरों को नौकरी पर रखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बच्चों यातायात के संभाग जो साधन थे उनको वृद्धि की, इसमें ट्रेन थी वो लाई गई, ठीक है ना, रेल की पटरियां बिछाई गई, ताकि सेनाओं को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, यानी कि कभी क्रांति हो जाए तो सेनाएं आसानी से जा सकें। रोड्स बनाएगी, नीमच से नसीराबाद, नसीराबाद से देवली टोंक, हर जगह रोड बनाएगी, ताकि अगर आगे से कभी ऐसा कुछ हो जाए तो एक सेना को दूसरी सेना की मदद करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, ज्यादा समय उनको पहुंचने में ना लगे। सामाजिक परिवर्तन भी हुए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। जो बड़े बड़े राजा थे या मध्य वर्ग के लोग थे, उनको अंग्रेजी शिक्षाएं दी गई, उनको अंग्रेजी शिक्षा के अनुकूल ढाला गया, अपनी संस्कृति और विलासिता से परिचित कराया गया, उनको उस विलासिता में ढाल दिया गया, अपना मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे किसान आंदोलनों की। बच्चों किसान उस समय में सबसे दुखी थे। इससे पहले जब कभी अकाल आ जाता, कभी कोई पीड़ा आती, तो राजा या जागीरदार किसानों का लोन माफ कर देते थे, उनका कर माफ कर देते थे। लेकिन अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए था, चाहे फसल हो और चाहे फसल ना हो। तो इस समय में फसलें कम हुई तो अंग्रेजों ने उनसे टैक्स लेना शुरू किया। टैक्स, उनकी कमाई का लगभग 87% भाग उनके टैक्स में चला जाता था। दो वक्त की रोटी के भी मोहताज थे हमारे किसान, तो अवश्य स्वाभाविक आंदोलन होने तय थी। छोटी छोटी बातों पर टैक्स था कि अगर तलवार बंधाई कर ली, सरकार नया उत्तराधिकारी बना है, उसको तलवार देनी है, उसका टैक्स, किसी की राजा की शादी, बेटी की शादी है, उसका टैक्स, अगर कभी सेना किसी पास के क्षेत्र में आकर बैठ गई तो उसको खाना खिलाने का टैक्स अलग। यानी कि इतने बेतहाशा टैक्स थे किसानों पर कि उनका काफी दमन हो रहा था। तो एक उस समय थी खालसा भूमि जो सीधे सरकार के नियंत्रण में थी, कुछ भूमियां जागीरदारों के और कुछ छोटे किसानों की। तो सबसे पहले शुरू हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। बच्चों बिजोलिया नाम की जगह पर ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। वैसे तो 1857 के साल में शुरू हुआ था। अगर प्रमुख भूमिका में देखें तो 1913 से 1922 तक ये आंदोलन रहा था। बहुत सी मांगे थी, शायद भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी ये था। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, इन सब ने इनका नेतृत्व किया। और खास बात यह थी कि जिन्होंने लगान लगा रखे थे उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज खड़ी की। जन्मदिन पर, समारोह पर, फसल कटाई पर, हर युग समय पर इनका लगान। ऊपर से बेगार, बेगार यानी कि इनको फ्री में किसी बड़े आदमी के पास मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसके कारण इस समय की जो जनता थी वो काफी तृप्त थी, काफी परेशान थी।
तो इनका इन किसानों को इनके हितों की रक्षा करने के लिए किसान आंदोलन हुए, जिनका नेतृत्व उस समय के महानुभावों ने किया। उसके अलावा बिजोलिया के किसानों ने कहा था कि हमारा जो टैक्स है वो 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1915 में चित्तौड़ में विजय सिंह जो पथिक थे उनको माल संभालने के लिए कहा गया। कमान संभाली। साधु सीताराम दास जो थे उन्होंने पथिक जी को अत्याचारों की कहानियां सुनाई। पथिक जी का मन द्रवित हो गया। काफी गिरफ्तारियां भी हुई, काफी किसानों पर अत्याचार भी हुए उस समय में, लेकिन किसानों में वंदे मातरम की घोष सुनाई देने लगे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों का इस राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ था। जब स्थिति काबू में नहीं आई तो राजस्थान के एजेंट गवर्नर टू जनरल रॉबर्ट हॉर्डर्स ने मेवाड़ के जो रेजिडेंट थे विल्किसन, उनको समस्या का समाधान निकालने के लिए बिजोलिया भेजा, लेकिन बिजोलिया में वो सिर्फ अपने इरादों को साकार करने में लग गए। एजीजी के हस्तक्षेप के बाद कुछ फिर भी लाग बाग कम हुए। काफी जो लाग बाग थे, टैक्स थे, उनको कम किया गया। की बाद ऐसा ही कुछ आंदोलन बेगू में हुआ। वहां पर 1921 में शुरू हुआ। माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। उस समय चारावाहों को खेतों में से चरने के लिए, उनके पशुओं को चरने से प्रतिबंधित कर दिया गया, फसलों को खराब कर दिया गया। लेकिन ये सब कुछ 1-2 साल चला। जब फसलों की कमी होने लगी, जब बड़ा दिक्कत आने लगी, तो 53 में से 34 करों को समाप्त कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मारवाड़ यानी कि जोधपुर में हुआ। मारवाड़ का एरिया बरानी एरिया था, बारिश नहीं होती थी, ठीक है ना, तो वहां पर इतना ध्यान नहीं था बंदोबस्ती पर, लेकिन वहां पर भी आंदोलन हुए। वहां पर भी कुछ इस तरह के आंदोलन चल रहे थे। मारवाड़ रोक परिषद थी जो वहां पर उन्होंने इनकी मांगे उठाई। मारवाड़ किसान सभा जो थी उन्होंने भी इनकी मांगे उठाई। जाट सुधार के नाम से भी आंदोलन हुए। इसी तरह से आंदोलन शेखावटी और सीकर के किसानों ने भी किया। इसी तरह के आंदोलन बूंदी में भी हुए, जो पंडित नैनूराम और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुए। और इसी तरह के आंदोलन अलवर में, नीमूचाना में भी हुए, जहां पर काफी लोग शहीद भी हो गए। अब इनका महत्व ये था कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। अगर जनजातीय आंदोलन की बात करें तो भील जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जाने जाते थे, इनमें अंग्रेजी लोगों ने और सामंतवादी लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको वनपुत्र कहा है। तो बच्चों, कर्नल जेम्स टोड ने इनको इनके अधिकार दिलाने में काफी मदद की थी। गोविंद गुरु ने भी भक्त आंदोलन शुरू किया। इनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को ये कहां से पसंद। 1913 के साल में इन्होंने बांसवाड़ा में जो 2 सिपाहियों थे उनको पीटा था, जो राज्य के सिपाही थे। अब सरकार के किसी नुमाइंदों को अगर पीट दिया जाए तो सरकार को कैसे बर्दाश्त हो, तो उन्होंने भी इनका बदला लेना ठान लिया था। इसके बाद एजीजी की स्वीकृति मिलने के बाद मेवाल भीड़कोल की 2 कंपनियां, 104 विलेज ली। इस तरह की कुछ राइफल्स आते हुए पहुंच गई वहां पर मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की वो पहाड़ी जहां पर भीलों की सभा आयोजित की जा रही थी। वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। लगभग 1500 भील मारे गए। ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं थी, से बढ़कर थी। मोतीलाल तेजावत ने भी उस समय एक ही आंदोलन चलाया, और भी बहुत सारे मीनाओं का आंदोलन चला। इसके बाद मीनाओं का आंदोलन तो बच्चों इसलिए था कि मीना थे ना, जो एक तो थे चौकीदारी मीना, एक थे जिम्मेदार मीना। जो चौकीदार मीना थे उन पर शक रखती थी, तो उनको डेली थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी कि वो रोज जाएं और थाने में हाजिरी दर्ज करवाएं, ताकि उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया जिसका पता लग जाए। अब रोज थाना कितनी दूर होता, जाते आते कितना समय लगता, और रोज भी क्यों हाजिरी जमा करवाएं। तो आंदोलन हुआ, और स्वतंत्रता के बाद तक ये आंदोलन चलता रहा, और बाद में इस चीज को खत्म किया गया। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे प्रजामंडलों की। प्रजामंडल थे जो सरकारें जो थी उस समय की राज्य सरकारें, वो लोगों का दमन कर रही थी। तो बच्चों, उस दमन को रोकने के लिए और उत्तरदायी शासन को वहां पर अप्लाई करने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। प्रजामंडल जो वहां के क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी। अगर अपने बात करें जोधपुर, तो जोधपुर में चांदमल सुराणा ने सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। उसके बाद कुछ और भी सभाएं गठित हुई। जोधपुर में जय नारायण व्यास,
उसके बाद भंवरलाल सराफ, इन लोगों ने मिलकर वहां पर एक प्रजामंडल की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने वहां पर एक काउंसिल की भी स्थापना की थी। बीकानेर में मग्गाराम वैद, स्वामी गोपाल दास, इन लोगों ने वहां पर प्रजामंडल की स्थापना की। जब महाराजा गोलमेज सम्मेलन में गए थे महाराजा गंगा सिंह, तो उस समय में बीकानेर दिग्दर्शन नाम से एक पत्र बांटे गए और महाराज के खिलाफ थे, तो महाराज को पसंद नहीं आया, दमनकारी नीतियां अपनाई गई। उनके बाद उनका बेटा गंगा सिंह के बाद उनका बेटा शार्दुल सिंह शासक बना। यही नीतियां उनकी थी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मग्गाराम वैद ने, रघुवर दास गोयल ने मिलकर वहां पर प्रजामंडलों की स्थापना की। जैसलमेर में मीठालाल व्यास ने स्थापना की और सागरमल गोपा का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। वहां पर माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत राम मेहता आए थे, जिन्होंने स्थापना की थी प्रजामंडल की। कई बार इन प्रजामंडलों को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव अडिग रहे। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी और अभिन्न हरि ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बूंदी में नित्यानंद ने इसकी स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा झालावाड़ में भी इसकी स्थापना कर दी गई थी। उस समय के मांगीलाल भव्य, तल सुखन मित्तल, इस तरह के लोगों ने मिलकर। जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी और जमुनालाल व्यास, जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना करने में अहम भूमिका का निर्वहन किया था। अलवर में हरिनारायण और उस समय के जो संस्थापक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भरतपुर की अगर बात करें तो मास्टर किशन सिंह और पंडित आदित्येंद्र ने मिलकर स्थापना की। इस तरह से बहुत से जो प्रजामंडल थे वो राजस्थान में बने, जिन्होंने राजस्थान की महत्वपूर्ण नीतियों को क्रियान्वयन करने में अपनी भूमिका निभाई। बच्चों, इस चैप्टर को अपने ध्यान से बुक में से पढ़ना और याद करना, जब तक हम अगला चैप्टर लगाएंगे राजस्थान के एकीकरण पर। राजस्थान किस तरह से विभिन्न 26 रियासतों में बटा हुआ था, ठिकानों में बटा हुआ था, जिनको वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने एक सूत्र में बांधने का काम किया। तब तक हम लेंगे अलविदा। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।